हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से चल रही है ना प्रिपरेशन? स्पीड बढ़ा देनी है बस अब, है ना? क्योंकि हमारी पॉलिटी जो है कंप्लीट हो चुकी है ना। उसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी सभी कवर करी है, वो काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं। आई डोंट थिंक कि उसमें अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर अभी भी हो रही है तो रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, एमसीक्यू की क्लास लगाओ तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज जो बाकी रह गए थे ना, टॉपिक से अलग जितने भी थे हमने साथ में ले लिए, क्योंकि जो लास्ट के हमने 2-3 क्लास से टॉपिक किए हैं ना, उनके इतने ज़्यादा नहीं थे कि उन पर सेपरेट क्लास ली जा सके ना, तो हमने इनको कंबाइन कर लिया है। और जो रिपीट है वो छोड़ दिए हैं, एक एक टॉपिक का, यानी कि एक टाइप से एक ही तरह का क्वेश्चन लिया गया है ना, क्योंकि बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत प्रीसियस टाइम चल रहा है आप सबका भी ना, तो वीडियो को बिल्कुल जितनी टू द पॉइंट रखेंगे उतनी बेहतर होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Which one of the following jurisdictions of the Indian judiciary covers public interest litigation? देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बोलते हैं अपील। अपील अपील वाले होती हैं सारे, अपील है ना। पब्लिक यानी कि आप अपने पब्लिक के इंटरेस्ट से आपने कोई लिटिगेशन लगा दी ना कोर्ट में कि भाई मुझे इस चीज़ पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो कोर्ट उसके लिए एक प्रॉपर प्रावधान बनाया हुआ है ना, कि उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वर्क करती है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला फंक्शन किस टाइप की जुडिशरी के अंदर कवर होगा, तो ऑब्वियसली ये अपीलेट जुडिक्शन होगा ना। आप अपील कर रहे हो ना, तो अपीलेट जुडिक्शन होगा। एडवाइजरी कब होगा? जब सुप्रीम कोर्ट किसी को एडवाइजरी देगा। ओरिजिनल कब होगा? जब स्टेट सॉरी, स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तब करता है। ठीक है। एस्पिट्रोली जुडिक्शन ये एक अलग तरह का होता है ना, तो छोड़ते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द ओरिजिनल jurisdictions of the Supreme Court of India extend to, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की, ट्रेटरीज एंड एग्रीमेंट्स साइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, बिल्कुल ठीक बात। देखिए ये बात आपको याद रखनी कि जितने भी ओरिजिनल जुडिक्शन है ना, जो ओरिजिनल वाले जुडिक्शन हैं उन सभी में यही चीज़ आती है। एक स्टेट सेंटर का, ये ऐसे मान के चलिए जैसे एक सेंटर का स्टेट से, या सेंटर का एक या ज़्यादा स्टेट से जो डिस्प्यूट होगा, उसके अंदर जो जुरिडिक्शंस अपना सुप्रीम कोर्ट देगा वो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द जुडिशरी इन इंडिया इज या आर करेक्ट, कि जुडिशरी से रिलेटेड इसमें कौन सी बात सही है। अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया हैज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। क्या यहाँ पे डबल सिस्टम कोर्ट है? सिंगल है ना, हर किसी के लिए सिंगल है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओनली वन, 1 एंड 2, 2 एंड 3 ये गया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। सेम चीज़ है उसके अंदर आना, और आप हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो। तो यानी कि सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है कोर्ट्स का, यूनियन के लिए और स्टेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी गया। अभी बचे हैं 2। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी वारीज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल सही बात है। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है ना, वो थोड़ी थोड़ी डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, है ना। जहाँ स्टेट में जैसी थोड़ी जरूरत पड़ेगी ना, तो उस तरह की जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया गया है उसकी स्टेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश। देखिए ये ना एक लैंग्वेज वाला चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है कि आर्टिकल 348 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और मोस्टली अब तो हाई कोर्ट में भी है ना, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। ये चीज़ कवर की गई है आर्टिकल 348 के अंडर।
सुप्रीम कोर्ट रूल नहीं, अलेटिंग नहीं, आर्टिकल 348 के अंदर ये चीज कवर की गई है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 5 की बात, 5th की बात करते हैं विद रेफरेंस टू लोक अदालत। अच्छा, लोक अदालत हमने पढ़ी है अच्छे से। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई लोक अदालत से रिलेटेड कौन सी बात सही है? लोक अदालत हैव जुडिक्शंस टू सेटल द मैटर, करेक्ट पूछ रहे हैं ना हमसे। द मैटर एट प्री लिटिगेटिव स्टेट एंड नोट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। नहीं, प्री लिटिगेटिव स्टेट में नहीं, उससे भी पहले ही काम कर देते हैं लोक अदालत, यानी कि आपके झगड़े ना हो उससे कोर्ट के बाहर, कोर्ट रूम के बाहर ही सारा सेटलमेंट करा दिया जाए, तो ये गलत हो गया। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉन क्रिमिनल इन नेचर। नहीं, नॉन क्रिमिनल नेचर सिविल वाले में तो करती है, नॉन क्रिमिनल इन नेचर, और साथ के साथ ये फैमिली वाले में भी करती है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। सही पूछ रहे हैं हम, सही गलत हुई। लोक अदालत हैज नॉट बीन गिवन एनी स्टेटरी स्टेटस सो फॉर। नहीं, गलत बात, इनको स्टेटरी स्टेटस मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यही वजह है ना। नो अपील लाइज इन अ सिविल कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। बिल्कुल सही बात है। लोक अदालत ने अगर आपका कोई फैसला करवा देना तो उसके अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कोर्ट्स लॉन्च्ड रिसेंटली इन इंडिया। 2013 में ये लॉन्च किए गए थे, है ना। इनके रिगार्डिंग बात करते हैं। दे विल फैसिलिएट हियरिंग ऑफ केस बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल सही बात है, ई कोर्ट का मतलब ये गया। दे विल फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट आर लेड आउट फॉर द बेंच फॉर हियरिंग अपील इन एन ओपन कोर्ट। बिल्कुल सही बात है ना। ऑनलाइन होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपका प्रोसीजर ही चेंज है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा जैसा नॉर्मल कोर्ट में या ओपन कोर्ट में होता है। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। देखिए ना, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। कौन से मारे? एडवाइजरी में नहीं, जुडिशरी, सॉरी ओरिजिनल जुडिक्शन मारे, है ना। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाई। इसके द्वारा होंगे। सबसे बड़ा कौन है भाई? किसी भी मामले में सबसे बड़ा रिजल्ट जो क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट नहीं, ऑर्डर या जजमेंट देने वाला कौन है? ऑर्डर जजमेंट। सबसे बड़ा जजमेंट कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ ऑफ ऑफिस बाई। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ओथ कौन दिलाएंगे? कौन दिलाएंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 219। हाँ, आर्टिकल 219 के अंडर वो ओथ दिलाएंगे। क्लियर है ना। देखिए, इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं कि हम वीडियो को लंबी करने के चक्कर में फालतू की बातें भी बताते जाएं ना। तो जितना ज़्यादा पॉइंट टू द पॉइंट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन जुडिशरी इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नोट करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो ये तो करेक्ट है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया वरीज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये भी बिल्कुल सही बात है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज सेपरेट हाई कोर्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। जो एक हाई कोर्ट है ना, वो एक स्टेट का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है ना। एज सेम एज गवर्नर। हमने इसी एग्जाम्पल से ये बात याद की थी पीछे भी, जब हमने मेन क्लास में बात की थी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, इज या आर करेक्ट, कि कौन सा सही है। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, द आइडियल ऑफ कॉमन सिविल कोड इज सेट फोर्थ इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। कॉमन सिविल कोड का जो आइडिया है ना, ये 44 आर्टिकल के अंडर ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या पूछा है? करेक्ट पूछे ना, तो ये गए और ये गए, है ना। इन सर्टेन रेस्पेक्ट द हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव बीन गिवन मोर एक्सटेंसिव पावर देन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 226 याद करो, रिट पावर हाई कोर्ट इज मोर वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट।
दो बिल्कुल सही है, तो ये गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा एक उसके अंदर दिया, आर्टिकल 44, हाँ ये सही है, आर्टिकल 44 के अंदर दिया है। तो 12th की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट। बिल्कुल सही बात करनी है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है, नॉट ट्रू पूछे हमसे ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुडिक्शन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इनका दूसरा काम ही ये है कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करना। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ऑन ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी केस हुए ना अब तक, उन पे सब में मैक्सिमम कब आया रिजल्ट, जब इन्होंने अपने खुद के जजमेंट को दोबारा रिव्यू करके दिया है, चाहे वो केशव नंदा भारती केस हो, बीरूबारी केस हो, है ना, कोई सा भी केस हो। नॉट ट्रू तो ऑब्वियसली डी होगा, पढ़ते हैं फिर भी इसको। द सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इश्यू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। भाई बिल्कुल देखो इसमें क्या करा इसने, मैंने आपको दिया घुमा। अब आपको लगेगा कि यार ये तो सारी सही है, गलत तो कोई सा है भी नहीं, लेकिन एक बात देखनी, एक्सक्लूसिव, एकमात्र पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू इश्यू द रिट, है ना, हाई कोर्ट के पास भी ये वाली पावर है कि वो रिट्स को जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी का चेयरपर्सन कौन हो सकता है, ये हमेशा एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही होंगे। क्लियर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग बात करनी है। देखिए, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, नेशनल के लिए प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो स्टेट के लिए गवर्नर करेंगे। ये क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया ना। द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल हैव द पावर ऑफ even preparing to electoral rolls besides the power of superintendence direction and control of election of the पंचायत। बिल्कुल सही बात है, स्टेट इलेक्शन ही करेगा सारा मामला इनका, पंचायत वाला, है ना, यही इनकी प्रिपरेशन करेंगे कि कब होने हैं, उनकी क्या बोलते हैं सुपर, उनको क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे क्या करना है, कंट्रोल करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी गया हमारा। The state election commissioner cannot be removed in any manner। अरे गड़बड़ कर दी भाई, इन एनी मैनर तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होता, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो कि किसी भी एनी मैनर ना में रिमूव ना किया जा सके। एनी मैनर का मतलब है इन एनी मैनर, दैट मीन्स आपने एक पत्थर की लकीर खींच दी, इसको बदल नहीं सकते, ऐसा तो कोई भी पोस्ट नहीं है, हर किसी को रिमूव कर सकते हैं आप। हाँ वो अलग चीज़ है, किसी के लिए कुछ चीज़ें टफ है और किसी के लिए ईजी है, तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मेंबर ऑफ लोकसभा डज नॉट बिकम डिस्क्वालिफाइड। एक लोकसभा का मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। अच्छा देखो, ये बात क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था। ये मेंबर ऑफ हाउस है, इसमें ये कोई पर्टिकुलर मेंबर है, और ये कोई पार्टी है, ये इसका भी मेंबर है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसपे ये मेंबर जो है यहाँ से तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या इन्होंने अगर कोई कोई वैसी चीज, कोई पोस्ट ले रखी है वहां से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होंगे। वॉलेंट्री गिव अप हिज हर मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही सी वाज इलेक्टेड। नहीं, इसमें तो हो जाएंगे भाई, है ना, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ाया बहुत अच्छे से। अगर उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी तो क्या होगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये डज नॉट पूछे ना, तो ये डज है, ये हो गया गलत, यानी कि ये हमारे हिसाब से सही है, ऑप्शन के हिसाब से गलत, इसको सही मान लो, है ना। इट एक्सप्लेड बाई द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही सी हैड बीन इलेक्टेड टू द हाउस। अच्छा ये बात अभी होल्ड में रखते हैं ना, इसको अच्छे समझेंगे अभी। joins a political party after being elected as an independent candidate, तब भी क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। abstain from voting contrary to the direction by his her political party, इससे भी हो जाएगा। देखिए इस बात का क्या मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि is excluded by the political party from which he or she had been elected to the house। बिल्कुल सही बात है,
आपको हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन आप पार्लियामेंट के मेंबर बने रहेंगे। क्लियर है ना ये बात? आप वहां से नहीं निकाल सकते इस कंडीशन पे, अगर आपको पार्टी, देखिए इसका इनका बोलने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब था कि एक मेंबर को अगर हमने अपनी पार्टी से निकाल लिया तो क्या वो हाउस ऑफ चैम्बर या इनके जो मेंबर ऑफ हाउस होते हैं वहां से भी निकल जाएगा? नहीं, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका अपना मैटर है, पर्सनल मैटर है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16, टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन अंडर द हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कैंडिडेट शुड बी। ये ना क्वेश्चन इसलिए डाला है, उस टाइम पे करंट का था, लेकिन पंचायती राज से रिलेटेड भी है, और ये रूल तो हमेशा बने ही रहते हैं ना, तो ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट होम, बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास होना चाहिए था। इसमें चार चार कंडीशन थी। हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट होम, सो डी एलिमिनेट। हैव पेमेंट स्लिप ऑफ पावर बिल्स, दैट मीन्स आपने रेगुलर पेमेंट कर रहे हो बिल का, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इनडायरेक्टली वे ये पूछना चाह रहे थे। तो टू 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 तीनों में ठीक है, बचेगा। नोट बी अ कोऑपरेटिव लोन डिफॉल्टर, सही बात है, कोऑपरेटिव लोन डिफॉल्टर तो होनी नहीं चाहिए, है ना, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों में बचेगा। हैव स्टडीड मिनिमम मैट्रिकुलेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, नहीं, कैटेगरी से मैटर नहीं, एक तो मैट्रिकुलेशन ने 8 था, ठीक है, 8 क्लास आप मिनिमम पढ़े हुए होने चाहिए हो, तो ये गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पंचायत इन इंडिया आर करेक्ट, पंचायत से रिलेटेड। सीट इन अ पंचायत आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पंचायत एरिया, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द एलिमिनेट। द ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज विद इन द पंचायत राज, ये भी बिल्कुल सही बात है, ग्राम सभा में आप वहाँ के इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, तभी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे ना। तो डी इज एलिमिनेट। द पंचायत वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी पे वर्क करती है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी पे नहीं करती, एक सेपरेट डेमोक्रेटिक फंडे पे काम करती है, तो 3 ये गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17 का ना, फोर्थ पढ़ते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मे बी लॉ एंड ड्यू द पंचायत विद द पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही बात है ना, 1 2 4, हाँ ठीक है, करेक्ट पूछे थे, ठीक है। 18 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फेडरल सिस्टम इज या आर करेक्ट, ठीक है, फेडरल से रिलेटेड बात है। ऑल स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इक्वल तो है ही नहीं, कैसे है, अब बताओ कौन से दो दो कंडीशन है, कौन सी, एक तो पॉपुलेशन और एक जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल पॉपुलेशन और जियोग्राफिकल एरिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेट, ये गए, है ना, ये दोनों चले गए। अब बचे consent of a seat is not required for altering its boundary, एक consent of a seat is not required for altering its boundary, बिल्कुल सही बात है, consent of seat is not required, उसकी बाउंड्री अल्टर करने के लिए कोई सीट वीट का जो प्रावधान है वो मैटर नहीं करता, है ना। देयर इज नो डबल सिटीजनशिप इन, अरे ये दोनों ने पहले कर लिया, इसका मान के चलो हमें समझ में नहीं आया कुछ भी, हमें नहीं पता है क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि डुअल सिटीजनशिप इंडिया में है ही नहीं, है ना, सही पूछ रहे हैं और हमसे, और ये बात सही है, तो ये गया, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड देखो हमें ये ऑप्शन नंबर 2 के बारे में कुछ बहुत अच्छे से नहीं पता था, लेकिन हमने फिर भी सही मार्क कर लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायरी एंड डिसाइड इन केस ऑफ डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करेंगे? अरे यार वही तो है, गार्जियन ऑफ, क्या बोलते हैं इनको, द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज आर करेक्ट? इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट टू स्टेब्लिश ए 3 टायर अरेंजमेंट, सभी स्टेट के लिए कहाँ एलिजिबल है भाई, हमने बात की थी ना, वे 10 स्टेट है ना, जहाँ पे अलग अलग है ना, माउंटेन हिल वाला एरिया है, AMTM यानी कि 6th शेड्यूल वाला एरिया है, वहाँ पे नहीं करनी, उन लोगों को छूट मिली हुई है ना, तो ऑल स्टेट में मैंडेटरी आपने कैसे कर दिया भाई, ये पूछें कि कौन सा करेक्ट है,
तो यहाँ जहाँ A1 ये गया ये गया। रिप्रेजेंटेटिव शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे हर जगह। चलो अभी इस चीज़ को होल्ड पर रखते हैं, हो सकता है ये हमें समझने में ना आ रहा होगा ना। देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर 1/3 ऑफ ऑल सीट इन पंचायत। ये भाई इसके बारे में तो हम 101% श्योर हैं कि ये तो सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। देखिए डायरेक्टली इलेक्टेड 3 लेवल है ना, 2 3, डिस्ट्रिक्ट, मंडल और विलेज। सिर्फ इस पे है डायरेक्टली, इन पे इनडायरेक्टली है। हमने यहाँ से देखो ये विलेज है, विलेज वालों ने इनको चुना, इनको चुन के आगे भेज दिया। तो इनको ये जो चुन रहे हैं ना, इनको अलग अलग सेपरेट होते हैं, इनके लिए अलग होते हैं, इनके लिए अलग होते हैं ना, सेम नहीं होते। इनको चुनेंगे इनडायरेक्टली, जो हमने भेजे हैं सेम एज हमारे MP और MLA जिस फंक्शन पे काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली है, सभी लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट होते। तो 2 इज रॉन्ग, सो बी भी गया। नेक्स्ट बात करते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फंक्शन है इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, इनको ना किसी के बुलावे की जरूरत है नहीं। जहाँ भी इनको खुद को फील होगा ना कि भाई ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, ये खुद पहुंच जाएंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी गया। एलिमिनेट इंक्वायरी ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाई अ विक्टिम। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी विक्टिम ने इनको कोई पिटिशन दी है उस पर भी ये इंक्वायरी करेंगे। तो 2C भी गया, है ना। 2 बचे मैदान में। विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन राइट कमीशन वाले जेल में भी जाते हैं कि जो वहाँ पे प्रिजनर है उनके साथ सही बिहेव हो रहा है, उनको सही खाना मिल रहा है ना। जो एक सोशलिज्म वाला मैटर मेंटेन करने के लिए जो डेकोरम वहाँ पर होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो वहाँ पे है कि नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो प्रिजनर हैं उनको नॉर्मल बनाने के बजाय और ज़्यादा वॉयलेट कर दिया, है ना। पता लगा एक सिंपल सा या साधारण सा कोई छोटे मोटे केस में गया था, वहाँ से बहुत बड़ा खूनी बन के निकल रहा है। तो इन सब कंडीशन को बार बार रिपोर्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए NHRC जो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जेल में भी जाता है, जेल में भी स्टडी करता है। तो 3 भी सही हो गया। सो ऑप्शन नंबर A भी गया हमारा। D बचा यानी कि ऑल और राइट, ठीक है। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। बिल्कुल सही बात है ना। ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है सभी में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करते हैं। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ द पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि हम किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया एक मेंबर चुनने जाने से एक हाउस के, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, यहीं से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो जो ज़्यादा बड़े पढ़ने वाले हो ना उसमें पहले साथ के साथ एलिमिनेशन लगाते चला करो, क्योंकि अगर सारे पढ़ोगे ना तो दिमाग में चीज़ें पजल्ड हो जाती हैं, अच्छे से हम क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाते। तो पहले से एक ऑप्शन पढ़ा, अगर कर पा रहे हो तो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करना है। जैसे हम कर पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, इसमें 1 है नहीं तो एलिमिनेट कर दिया हमने। सेकंड इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सही बात है, अगर उसके मानसिक संतुलन या वैसे कोई चीज़ हिली हुई है तो। दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा है बिल्कुल सही है, बच गया। इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल कौन सा है, एंटी डिफेकेशन लॉ, अगर उससे है तो बिल्कुल सही बात है। हम आपको कैसे अपॉइंट कर लेंगे। 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A गया। इफ नहीं, इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय ए कंपेटेंट कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं की रिलेटेड। अगर इंसॉल्वेंट माइंड है ना, ऐसे क्या बोलते हैं पागल टाइप है ना, तो उसको भी कैसे इलेक्ट कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप। तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 23। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। याद आ रहा है मैंने चिंटू मिंटू टॉपिक में जो किया था, आ गया ना क्वेश्चन। अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन हाउ मेनी स्टेट। 4 कहाँ है, 4 3 5 2 4 4 क्लियर है। 4 स्टेट में आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए तभी आप एलिजिबल हो कि आपको नेशनल पार्टी बोला जाए। नेक्स्ट इज
24, which one of the following amendment to the Constitution of India has prescribed that the Council of Minister shall not exceed 15%? ये भी 91st अमेंडमेंट है ना, कहाँ ये रहा 91st अमेंडमेंट, हमने चिंटू मिंटू वाले टॉपिक में ही किया था। समझ आ रही है ना चीजें। As per the Constitution of India, what is the limit prescribed for the number of members in the Legislative Assembly of a state? 500। 500 ना क्या किया गया है, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि भाई 500 ज़्यादा आपके हो नहीं सकते। क्लियर है बात। Which one of the following amendment of the Constitution of India deals with the issue of strengthening of the पंचायती राज? ना पंचायती राज से रिलेटेड सारे मुद्दे कहाँ हैं? 73rd में ही तो है ना, 42, 43, 86 में। 86 में चलो याद आ रहा है कुछ है? 86 2003 क्या हुआ था? आर्टिकल 21 में ए में जोड़ा गया था, याद आ रहा है कुछ? ऐसे क्या करो है ना, चीज़ों को लिंक करके रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा एक इसका फीचर नहीं है? 5 ईयर टेन्योर फॉर पंचायत, बिल्कुल सही बात है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर पंचायत मेंबरशिप, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल पंचायत सीट, नहीं रे, विलेज पे तो डायरेक्ट होगा। क्या पूछा था हमसे? नोट अ फीचर, यही नहीं, इट्स नॉट अ फीचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। रिजर्वेशन फॉर नॉट लेस देन 1/3, क्लियर है ना। 28 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल, हाँ, अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शेल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द हाउस और हाउस देयरफॉर। सही बात है, पेंडिंग लैप्स नहीं होगा, यानी कि 1 इज राइट, 2 ओनली, नीदर वन राइट, ठीक है। A bill pending in the Legislative Council of a state which has not been passed by the Legislative Assembly shall not lapse or dissolution of the Assembly, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी काउंसिल है ना, ये डिसोल्व नहीं हो सकती। तो इसमें कोई बिल पड़ा है और यहीं से पास हुआ है, अगले वाले कोलैप्स हो गई, दोबारा बनी, उन्हें तो इस बिल के बारे में पता ही नहीं है ना, तो ये उस टाइम पे उनको पेश कर देंगे, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। करेक्ट पूछे ना हमसे, हाँ करेक्ट पूछे, ठीक है। The next is, on which of the following grounds can a judge of the Supreme Court or a High Court be impeached? देखो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। क्लियर बात है, ये सिर्फ 2 ही फंक्शन ऐसे हैं, हमेशा याद रखना। इनके अलावा तीसरी कोई चीज़ याद मत करना बिल्कुल भी, है ना, आपको फंसाएंगे। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर देगा तो कैसे नहीं इम्पीचमेंट होगा, है ना, लेकिन ये उसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। हम मैटर पे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिटन है, हमने अपनी तरफ से क्या बना लिया उस पर मैटर नहीं करते, है ना। तो 2 and 3 डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट 30 एक्ट डील्स विद, किस चीज के साथ डील करता है ये? अब ये भी बताना है क्या, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या 93rd लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ करता है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में करता है ना, 93rd 94, ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं 31st, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस आर द सेम एज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों गए। ही प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर टू बी कीप्ड, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। आज की हमारी एमसीक्यू जो रिमेनिंग थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारी जो पॉलिटी की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी में हम, आई थिंक मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बता दिया था ना, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है उसका। बाकी जब हम जियोग्राफी स्टार्ट कर लेंगे तब उसको अच्छे से करेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट तरीके से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।